वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम एक एमएलए को देखते हैं जिसे आधी रात में अचानक से अपने किसी आदमी का कॉल आता है जो कहता है कि सुबह होते ही आपके घर पर रेड होने वाली है, तैयार रहना। और ये सुनते ही एमएलए की हो जाती हालत खराब। वो अपने आदमियों से कहकर अपने सभी ब्लैक मनी को अपने रिजॉर्ट पर भिजवा देता है। कई बैग्स में ब्लैक मनी भरकर एमएलए के आदमी उसे रिजॉर्ट की एक खुफिया जगह पे छुपा देते हैं। और फिर एमएलए अपने छोटे भाई विजयराज से कहता है कि सुनो, जब तक ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तुम वहीं रिजॉर्ट पर रुको और पैसे की देखभाल करना। जहाँ विजयराज फिर उस रात वहीं रिजॉर्ट में रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि रिजॉर्ट में काफी और लोग भी हैं जो कि वहाँ रहने आए होते हैं। इनमें से कपल प्रकाश और निधि को हम देखते हैं, जहां रात में प्रकाश सिगरेट पीने के लिए घर से निकलता है और टहलते हुए रिजॉर्ट के गार्डन एरिया में आ जाता है, जहां पर अचानक से उसे एक लड़की अपने से कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ी हुई नजर आती है दोस्तों। और उसके मुंह पे काला कपड़ा भी होता है, जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। पर हाँ, उसके चेहरे पर किसी तरह का डर बिल्कुल साफ नजर आता है। अब इससे पहले कि प्रकाश उस लड़की के पास जाता, एक गन लड़की के सामने आती है जो उसे शूट करके मार देती है। और दूर से प्रकाश देखकर पूरी तरह से डर से कांपने लगता है। प्रकाश तो डरा सहमा अपने रूम की तरफ भागता है और जाकर सीधे अपने रूम में बैठ जाता है चुपचाप। वहीं हम उस किलर को नहीं देख पाते हैं दोस्तों जिसने उस लड़की को मारा। अब अगली सुबह गार्डनर को जब गार्डन में उस लड़की की लाश नजर आती है तो ये बात पूरी तरह हर जगह फैल जाती है कि रिजॉर्ट में पिछली रात एक लड़की का मर्डर हुआ है। फिर हम उस एरिया के एसपी को देखते हैं जिसने हाल ही में सुबह सुबह 2 लड़कों को पकड़ा और उनके पास 5 किलो कोकेन मिला है। और उन लड़कों की हालत इस वक्त इतनी खराब है ना कि देखकर लग रहा है कि एसपी ने उन्हें इतना मारा कि क्या बताएं। लगता है एसपी को कोकेन स्मगलिंग करने वालों से पर्सनल दुश्मनी है। खैर दोस्तों, तभी एसपी को एमएलए का कॉल आता है जो उसे कहता है कि पिछली रात मेरे रिजॉर्ट पर एक लड़की का मर्डर हुआ है, जल्दी वहां पहुंचकर इस केस को रफा दफा करो। जिस पर एसपी हाँ में जवाब देती है और अगले ही पल रिजॉर्ट पर पहुंच जाती है, जहां उस लड़की की लाश देखने पर एसपी को ये पता चलता है कि अगली रात तक रिजॉर्ट पर पॉलिटिशियंस की मीटिंग होने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द इस केस को रफा दफा करना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पर मीटिंग हो पाएगी अच्छे से। पर एसपी ये भी सोचती है कि इस तरह केस को रफा दफा करना सही नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। इसीलिए वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है, जिसमें वो सबसे पहले पूछती है कि क्या यहाँ पर किसी ने ये देखा कि लड़की के साथ क्या हुआ था। गार्डनर कहता है कि मैंने सुबह इस लड़की की डेड बॉडी देखी थी बस। जिस पर एसपी उसको चिल्लाकर वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, क्योंकि शायद एसपी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग यहाँ पर इसके बाद आएंगे और ये कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। और इससे क्या होगा, केस जल्दी बंद होने में आसानी हो जाएगी क्योंकि किसी ने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ गार्डनर एक गवाह बन चुका होता है क्योंकि उसने डेड बॉडी को देखा ना पहले। इसी वजह से एसपी उससे रूडली बिहेव कर रही है दोस्तों। फिर एसपी अपने ऑफिसर्स को कहती है कि रिजॉर्ट में इस वक्त जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के फोन ले आओ। अब ऑफिसर एक एक करके रिजॉर्ट में रह रहे सभी लोगों के फोन को लेकर आ जाता है। और इसमें नटराज नाम का भी एक आदमी होता है दोस्तों, जो अपनी बॉस की वाइफ के साथ रिजॉर्ट पर एंजॉय करने आया था, यानी कि अपने बॉस को धोखा दे रहा होता है। वो ऑफिसर से कहता है कि देखो, मेरा फोन कोई दुकान नहीं है जो मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा। जिस पर ऑफिसर से अच्छी बातें सुनने के बाद नटराज अपना फोन दे ही देता है। अब दोस्तों एसपी सभी लोगों को गार्डन में मिलने के लिए बुलाती है और इसी बीच प्रकाश और निधि से मिलने एक रिटायर्ड कर्नल आते हैं जो कि उसी रिजॉर्ट में रुके हुए थे। कर्नल काफी देर से निधि से बातें कर रहे होते हैं और फिर जैसे प्रकाश उनसे मिलता है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि कर्नल ही वो आदमी है दोस्तों जिसने पिछली रात उस लड़की का मर्डर किया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रकाश ने कर्नल को उस लड़की को शूट करके मारते हुए देखा। जहां कर्नल ने जिस गन से उस लड़की को मारा वो स्टिक की शेप में थी, जो दिखने में बिल्कुल गन जैसी नहीं लग रही थी। और अब प्रकाश को जैसे ये रियलाइज होता है कि ये तो खतरनाक आदमी है, वो वहां से भागने लगता है। पर कर्नल की शायद प्रकाश पर नजर चली जाती है और ये बात अब और भी ज्यादा श्योर हो जाती है, क्योंकि इस वक्त कर्नल प्रकाश को जब देखता है तो उससे थोड़ी अजीब तरह से बातें करने लगता है, एक तरह से उसे डराने जैसी बातें दोस्तों। फिर हम एसपी को देखते हैं जो उस रिजॉर्ट के मैनेजर से पूछती है कि रिजॉर्ट में कितने कैमरा है। वो कहता है कि हमारे यहाँ एक कैमरा है। एसपी ये सुनकर बड़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो एक कैमरा भी कस्टमर के आने वाली जगह पे लगा हुआ है, कहीं और भी नहीं लगा बताओ। और इस तरह से तो किलर का पता चल नहीं पाएगा। फिर उस एक सीसीटीवी को चेक किया जाता है जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें प्रकाश और निधि और फिर उनके बाद 2 लड़के और लड़कियों का ग्रुप, फिर एक फैमिली, नटराज और फिर कर्नल वहां रिजॉर्ट में पिछले दिन आते हैं। जिसके बाद उस रात में 2 लड़के और लड़कियों का ग्रुप अपने एक फ्रेंड के बर्थडे के सेलिब्रेशन को रखते हैं और उन्होंने प्रकाश और नटराज को भी बुलाया होता है। फिर हम नटराज को अपने बॉस की वाइफ के साथ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि नटराज के बॉस ने अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी का काम करने के लिए कहा है, पर उसकी वाइफ तो यहाँ नटराज के साथ है और अपने पति को चीट कर रही है, जबकि नटराज उसका मैनेजर है दोस्तों। अब पूरा सीसीटीवी देखने के बाद एसपी को समझ आ जाता है कि करीब 10 बजे रिजॉर्ट के गेट्स बंद हो गए थे और रिजॉर्ट में कहीं
कहीं और से आने का कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ तक कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसे सीसीटीवी में रिजॉर्ट में आते हुए भी नहीं देखा गया था। फिर अगले दिन एसपी सभी लोगों को गार्डन में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ गार्डन में आते ही कर्नल प्रकाश के पास आ जाता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ एसपी से मिलने जाएंगे। और सच कहूँ तो अगर मुझे मर्डर का पता भी होता तब भी मैं एसपी के सामने कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बिना किसी वजह से किसी मुसीबत में क्यों फंसना, है ना। इस तरह दोस्तों कर्नल प्रकाश को डराने की कोशिश करता है और काफी हद तक कर्नल का यह तरीका काम भी कर जाता है। वहाँ एसपी के सामने कोई भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी कुछ नहीं कहता। एसपी फिर सभी से कहती है कि रिजॉर्ट कल रात 10 बजे बंद हो गया था और यहाँ कहीं और से आने का कोई रास्ता भी नहीं है, यानी कि तुम लोगों में से ही कोई उस लड़की को लेकर आया और फिर उसको यहाँ मार दिया। अब तुम खुद सामने आकर बता दो या फिर मैं पूरी तरह से तहकीकात करूं, बताओ। हालांकि दोस्तों इस पर कोई भी एसपी को कुछ नहीं बताता। अब कुछ देर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और किसी को भी अब रिजॉर्ट से जाने का ऑर्डर नहीं होता, मतलब यही रहना होगा। फिर रात में प्रकाश बहुत ही टेंशन में घूम रहा होता है और ये देखकर नटराज उसके पास आकर कहता है कि क्या हो गया, टेंशन में क्यों हो। तब प्रकाश उसे सब सच बता देता है कि वो कर्नल है ना, वही मर्डरर है और मैंने अपनी आंखों से उसे उस लड़की को मारते हुए देखा था। इतना ही नहीं, वो बहुत चालाक भी है और शायद उसे इस बारे में पता है कि मुझे उसका सच पता है। नटराज इस बारे में काफी देर सोचता है और फिर कहता है कि ये कहानी तो बहुत अच्छी है यार, अगर मैंने अपने बॉस को इस पर मूवी बनाने के लिए कन्विंस कर लिया तो ये मूवी तो काफी हिट हो जाएगी। और ये सुनते ही प्रकाश समझ जाता है कि यार किस गधे से बात कर रहा हूँ मैं। एसपी फिर सभी लोगों को एक एक करके बुलाकर उन्हें इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जिसमें सभी एक दूसरे के ऊपर शक करने वाली बात कहते हैं। कोई कहता है कि कर्नल मर्डरर है, कोई कहता है कि प्रकाश हो सकता है, कोई कहता है कि नटराज भी हो सकता है। इसी बीच एक कपल से जब पूछा जाता है तो वो औरत कहती है मेरे पति को रात में चलने की बीमारी है, जिस वजह से वो उस मर्डर वाली रात भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे और फिर वो वहाँ से उन 2 लड़कों के कमरे में आगे चले गए थे। जिसके बाद जब मैं उनको वहाँ से लेने के लिए गई और तब मैंने देखा कि कोई कमरे में नहीं है और तब आधी रात भी हो रही थी, जिस वजह से हो सकता है कि वो लड़के लड़कियों का ग्रुप ही मर्डरर हो। अब इन बातों पर एसपी दोस्तों उस ग्रुप के लड़कों को बुलाती है और उनसे पूछती है तुम आधी रात में अपने कमरे में क्यों नहीं थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि हमारा ग्रुप यूट्यूबर है और हम उस रात एक भूत वाली प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे। तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि कोई आ रहा है और उस वक्त हम गार्डन में ही थे, जिस वजह से उस आदमी को डराने के लिए जो कि हमारी तरफ आ रहा था हम सभी उस तरफ भागे। इसी बीच मैं गिर गया था और साथ ही में मेरे आंखों से चश्मा भी गिर गया, जिससे मैं कुछ देख नहीं पाया था। पर तभी मुझे किसी की गोली चलने की आवाज आई। हालांकि मैंने जैसे ही आवाज सुनी मैं वहां से तुरंत भाग गया, पर मेरे कैमरे में कुछ जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। फिर क्या था, कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी जाती है पर उसमें भी सिर्फ गोली चलने की ही आवाज आती है और मर्डर कौन है उसमें ये भी देखने को नहीं मिलता। अब प्रकाश भी एसपी के पास जाता है और वो इस बार एसपी को सब सच बताने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कर्नल बीच में आ जाता है और एसपी को एक गन देते हुए कहता है कि ये गन मुझे गार्डन में पड़ी मिली। जहाँ गन को देखकर प्रकाश काफी डर जाता है और वो अपने सच बताने वाले इरादे को बदल लेता है। जिसके बाद वो सोचता है कि एक पेपर में लिखकर मैं उस पेपर को एसपी के पास फेंक दूंगा, जिसको पढ़कर एसपी को सारी बातें पता चल जाएगी। और जब वो ऐसा करने वाला होता है तभी कर्नल उसे देख लेता है और उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है, जहाँ जरा धमकाते हुए अंदाज में वो प्रकाश से कहता है कि मैंने ही उस लड़की का मर्डर किया जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी का, और मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम अच्छे आदमी लगते हो और मुझे भरोसा है कि तुम मुझे नहीं फंसाओगे। इस वक्त तक कर्नल को इस बात का पता ही नहीं होता कि प्रकाश को सब सच पहले से ही पता है। हाँ दोस्तों, खैर यहाँ से प्रकाश अपने कमरे में जाता है और फिर वो निधि को इस सच के बारे में बता देता है और फिर निधि से ये सारा सच धीरे धीरे रिजॉर्ट में फैल जाता है और सभी को पता चल जाता है कि कर्नल ही मर्डरर है। फिर जब ये बात कर्नल को पता चलती है वो समझ जाता है कि प्रकाश ने ये सच सभी को फैला दिया, जिस वजह से वो प्रकाश के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुमने भरोसा तोड़ दिया। इतना कहते ही कर्नल निधि को शूट करके मार डालता है और तभी प्रकाश की आंखें खुलती है और वो समझ जाता है कि ये तो बस उसका भ्रम है और असल में दोस्तों अभी तक उसका लिखा हुआ पेपर जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ है वो एसपी तक पहुंचा ही नहीं है। पर किसी वजह से वो पेपर देने से पीछे हट जाता है, डर जाता है वो और फिर से अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर काफी देर के लिए उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। उसे एक तरह से घुटन होती है कि उसको सच पता है पर वो बता ही नहीं पा रहा किसी को। तभी उसको एक सोल्यूशन दिमाग में आता है। प्रकाश जाता है तेजी से कर्नल के पास और उसके कमरे को लॉक करने के बाद उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उस रात उस लड़की को मारते हुए देखा था और मुझे पता है कि तुम ही मर्डरर हो, पर मैं चाह कर भी ये बात किसी को बता नहीं सकता क्योंकि मुझे कभी खुद के लिए डर होता है तो कभी अपनी पत्नी के लिए और कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूँ। इसी वजह से मैं अंदर ही अंदर सच को जानकर घुट रहा हूँ और मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे सच बताना ही होगा। लेकिन इसकी ये बातें सुनकर अंदर कर्नल जोरों जोरों से हंसने लगता है। प्रकाश कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो कर्नल कहता है कि अरे मैंने उस रात ही तुम्हें देख लिया था, मुझे पता था कि तुमने मुझे मर्डर करते हुए देख लिया है
और अब तुम आराम से नहीं रह पाओगे। तो प्रकाश कहता है फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तो जवाब में कर्नल कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ कि मैंने उस लड़की को क्यों मारा। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें पता चलता है कि कर्नल अपने मिलिट्री के समय में बहुत ही अग्रेसिव और स्ट्रिक्ट ऑफिसर था। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी, और उनका ये वाला रूप तब तक ही था जब तक वो अपनी लाइफ पार्टनर माधवी से नहीं मिले थे। उनकी पत्नी माधवी ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। माधवी ने उनको काफी कुछ सिखाया। हालांकि कर्नल ने ऐसा सोचा था कि वो मिलिट्री से दूर कभी रह ही नहीं पाएंगे, इसी वजह से वो अपना बुढ़ापा किस तरह काटेंगे इस बात की उनको बहुत टेंशन थी। पर माधवी की उनकी जिंदगी में आने के बाद उन्हें कभी भी किसी चीज की टेंशन नहीं हुई। वो बस अपनी पत्नी को हमेशा खुश देखना चाहते थे। इस वजह से अपने एक दोस्त के कहने पर कर्नल ने घर में एक नौकर को भी रख लिया, जिसका नाम रवि था। हालांकि रवि कहने के लिए नौकर जैसा था, पर कर्नल और माधवी उसे अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे बेटा कहकर ही बुलाते थे। जिसके बाद एक दिन रवि दिव्या नाम की लड़की को लेकर आया और उसने उनसे कहा कि मैं दिव्या से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जिस पर कर्नल और माधवी ने दिव्या और रवि की शादी भी करवा दी और दोनों फिर उसी घर में उनके साथ रहने लग गए। पर दिव्या पैसों की बहुत लालची थी। उसने रवि को भड़काना शुरू कर दिया कि क्या हमें 100-200 के लिए हमेशा इन बूढ़े बुढ़ियों के आगे पीछे घूमना पड़ेगा क्या? एक काम करते हैं, ये सही रात देखकर हम इनके पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। और रवि भी मान जाता है। अब एक रात जब कर्नल घर पर नहीं होता, तभी रवि और दिव्या आधी रात में घर के पैसे और गोल्डन ज्वेलरीज लेकर भाग रहे होते हैं कि तभी उनके सामने माधवी आ जाती है, क्योंकि उनके अचानक से नींद खुल गई थी। माधवी को देखकर रवि रोने लगता है और कहने लगता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब माधवी भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी दिव्या माधवी के सर के पीछे किसी चीज से मारती है, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ती है और फिर रवि अपने पैरों से उनके गले को दबाने लगता है, जिससे वो दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब कर्नल आते हैं तब माधवी जिंदा तो होती है, पर जैसे कर्नल अपनी पत्नी की यह हालत देखते हैं ना और माधवी को संभालने जाते हैं, तब तक माधवी दुनिया छोड़कर चली जाती है। कर्नल पूरी तरह से शॉक और टूट जाते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि एक ही रात में कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि रवि और दिव्या ने पैसों के लिए ऐसा क्यों किया, जिस वजह से कर्नल अगले कुछ महीने रवि और दिव्या को ढूंढने में लगा देते हैं। हालांकि पुलिस भी दोनों को ढूंढ रही होती है, पर उन्हें वो दोनों नहीं मिल पाते, जिस वजह से कर्नल इस काम को करने का फैसला खुद करते हैं और फाइनली एक दिन उनको दिव्या मिल जाती है। जिसके बाद वो इस रिजॉर्ट पर आते हैं और दिव्या को भी अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन किसी आम तरह से नहीं। वो दिव्या को अपनी कार के पीछे डिक्की में बंद करके लेकर आते हैं, जिससे किसी को पता ना चले कि यहाँ कोई लड़की आई है। और फिर आधी रात में वो दिव्या को शूट करके मार डालते हैं। अब ये कहानी सुनकर प्रकाश को समझ आ जाता है कि कर्नल ने उस रात जिस लड़की को मारा था वो दिव्या ही थी और कर्नल ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया। जिसके बाद प्रकाश उनसे पूछता है कि फिर आपने रवि को क्यों छोड़ दिया? और ये सुनकर कर्नल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगला नंबर उसी का तो है। वहीं हम एसपी को देखते हैं, जिसके बाद उस मर्डर में मरी हुई लड़की का रिपोर्ट आता है, जिससे पता चलता है कि लड़की का नाम दिव्या है और कुछ महीनों पहले दिव्या ने एक रिटायर्ड कर्नल के घर से कुछ पैसे चोरी किए थे। साथ ही उसके ऊपर इल्जाम भी लगा था कि उसने कर्नल की पत्नी को मारा है। ये बातें पता चलते ही एसपी समझ जाती है कि कर्नल ही वो मर्डरर है, जिस वजह से वो अगले ही पल कर्नल को अरेस्ट करके अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन भेज देती है। वहीं शाम में एमएलए बाकी पॉलिटिशियंस के साथ रिजॉर्ट पर आता है, इस खुशी में कि अब उसके रिजॉर्ट का मर्डर केस सॉल्व हो जाएगा। पर एमएलए को रिजॉर्ट पर पहुंचते ही बहुत बड़ा झटका लगता है, जब उसे पता चलता है कि उसका ब्लैक मनी रिजॉर्ट से पूरी तरह गायब है। और अब कहानी का दोस्तों बढ़िया वाला ट्विस्ट सामने आता है कि असल में वो ब्लैक मनी एसपी ने ही चुराया है। पर उसने ये सब अकेले नहीं किया, बल्कि इसके रिजॉर्ट में रहने वाले सभी लोग उसमें शामिल हैं। यानी कि बस कर्नल, प्रकाश और निधि को छोड़ के बाकी सब ने पैसे खा लिए। जितने भी लोग रिजॉर्ट में रहने आए हुए थे वो एसपी के ही अंडर काम करने वाले लोग थे, जो कि सभी काफी चालाक चोर वगैरह थे। और एसपी को जब पता चला कि एमएलए का ब्लैक मनी रिजॉर्ट में है, तो उसने जल्दी से प्लान बनाया, जिसमें अपने सभी काबिल चोरों को उसने रिजॉर्ट में भेजा और पैसे ढूंढने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस दौरान एसपी ने यह भी नहीं सोचा था कि अचानक वहां पर कोई मर्डर हो जाएगा और वो उस मर्डर को सॉल्व भी कर देगी। पर यह मर्डर एसपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस वजह से उसके पास रिजॉर्ट में रहकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर छानबीन करने का और मौका मिल गया था, जिससे उसे जल्दी ब्लैक मनी का पता चल जाता है। और फिर उसके एक चोर को वो पैसे मिल भी गए और सभी ने उन पैसों को अपने अपने में मस्त तरीके से बांट लिया। वहीं मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कर्नल बड़ी चालाकी से पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देकर उनकी जीप से फरार हो जाता है। और फिर अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि रवि नाम के एक लड़के की बस स्टैंड के करीब मर्डर हो गया और मर्डर का पता ही नहीं चल पाया। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि कर्नल ने फाइनली अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लिया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। बाकी आप बताइए स्टोरी कैसी लगी आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।